एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव अब पूरा हो चुका है। आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उसमें मसूद पेजेश्कियन नाम के इस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया गया है। जब तक इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति रहे थे, तब तक भारत और ईरान की दोस्ती फल फूल रही थी। कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बाईलैटरल ट्रेड देखने को मिल रहा था। कई समझौते हो रहे थे। भारत को तो चाबहार पोर्ट भी मिला था। लेकिन अब ईरान के नए राष्ट्रपति किस तरह ईरान को संभालेंगे और भारत के साथ किस तरह के रिश्ते बनाएंगे, ये अहम बात होने वाली है, जो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक और बड़ी खबर पर नजर डालें तो वो यमन से देखने को मिल रही है। 2024 की हज यात्रा पूरी हो चुकी है। दुनिया भर के मुस्लिम लोग हर साल की तरह इस साल भी सऊदी अरब हज करने पहुंचे, जिसके बाद सभी यात्री अपने देश वापस लौट रहे हैं। अब इन हज यात्रियों में यमन देश के भी बहुत से नागरिक हज यात्रा पर गए थे, जिन्होंने अपना हज पूरा किया और अपने देश के लिए आने लगे। लेकिन सऊदी अरब ने यमन के हज यात्रियों को उनके देश की राजधानी सना के एयरपोर्ट पर छोड़ने से मना ही कर दिया। सऊदी अरब का कहना था कि हम यमन के हज यात्रियों को केवल और केवल अदन तक ही छोड़ेंगे। हमारा कोई भी जहाज राजधानी सना तक नहीं जाएगा। सऊदी अरब के बस इतना ही कहने की देर थी कि हूथी स्पोक पर्सन याह्या सरी ने सऊदी अरब को धमकी ही दे डाली। याह्या सरी ने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए कहा कि आपको हमारे नागरिकों को राजधानी सना में ही छोड़ना होगा। आपका जहाज राजधानी सना में ही उतरना चाहिए, ना कि अदन में, और इसके लिए आपके पास केवल 3 दिन का वक्त है। इसके बाद क्या था? ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। सऊदी अरब की फ्लाइट यमन के हज यात्रियों को उनके देश की राजधानी सना तक छोड़ने आई। क्या सऊदी अरब यमन की धमकी से डर गया है, या फिर सऊदी अरब को अपनी गलती का एहसास हो गया है? कमेंट में ज़रूर बताइए। यूरोपीय देशों के लिए एक डराने वाली खबर देखने को मिल रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, जिसमें अमेरिका के साथ दूसरे पश्चिमी देशों ने नेटो के तहत यूक्रेन का पूरा सपोर्ट किया है, हथियार से लेकर पैसों की मदद हो या फिर सैनिकों की, जिसकी वजह से अब तक यूक्रेन रूस के सामने खड़ा हो पाया है। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुले तौर पर पश्चिमी देशों को धमकी दी है और उनकी नींद उड़ा दी है। पुतिन ने अब अपने परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत रूस कुछ ही मिनटों में फैसला लेकर अपने परमाणु हथियारों को एक्शन में ला सकता है। और इसी वजह से अब पश्चिमी देशों में हड़कंप मचा हुआ है और नाटो ने अपने सभी देशों को चौकन्ना रहने की सलाह दी है, खास तौर पर उन देशों को जो अपना बॉर्डर रूस के साथ शेयर करते हैं। रूस पर अमेरिका ने कई तरह के सैंक्शन लगा रखे हैं, ताकि रूस किसी तरह से इन पश्चिमी देशों से कमजोर पड़ जाए। लेकिन पुतिन ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। अब रूस के पुतिन ने अपने रिश्ते ईरान, अरब के दूसरे मुस्लिम देशों के साथ मजबूत किए हैं। उसके अलावा पुतिन का नॉर्थ कोरिया का दौरा अमेरिका को पहले ही टेंशन में डाल चुका है, क्योंकि रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों ही देशों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं और इन दोनों देशों के बीच हुए बाईलैटरल ट्रेड और डिफेंस डील का सीधा सीधा असर अमेरिका पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रूस अब पाकिस्तान, चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है, अपने बड़े प्रोजेक्ट साइन कर रहा है और अब भारत के पीएम भी 8 से 10 जुलाई तक रूस के दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें भारत रूस के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स की डील फाइनल कर सकता है। भारत और रूस के बीच डिफेंस हथियारों को लेकर भी नई डील फाइनल करी जा सकती है और इस पर भी अमेरिका बौखलाया हुआ है और अमेरिका के राजदूत ने भारत को रूस के साथ ट्रेड करने पर चेतावनी भी दी है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता भारत और रूस एक साथ आगे बढ़ें
और दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का ट्रेड हो। अगली इम्पोर्टेंट खबर नेपाल से आ रही है। नेपाल की हालत चीन की वजह से इतनी खराब हो चुकी है कि अब नेपाल अपने एक दो नहीं बल्कि तीन तीन एयरपोर्ट्स बेचने जा रहा है। नेपाल एक समय में पूरी तरह से चीन पर डिपेंड हो चुका था और चीन से नेपाल ने अरबों डॉलर्स का कर्जा उठा लिया था। इतना ही नहीं, चीनी कंपनियों ने ही नेपाल के एयरपोर्ट्स को बनाया। लेकिन अब नेपाल ना तो चीन का कर्जा चुका पा रहा है और ना ही अपने एयरपोर्ट्स को मेंटेन कर रहा है। ऐसे में नेपाल सरकार ने अपने 3 एयरपोर्ट्स बेचने का फैसला लिया है, जिसके लिए अदानी ग्रुप की कंपनी का नाम सबसे आगे देखने को मिल रहा है। नेपाल में भारत की कई कंपनीज नेपाल के एनर्जी सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं और अब नेपाल खुद चीन पर कम भरोसा करके भारत को अपना दोस्त बना रहा है और तीनों के तीनों एयरपोर्ट्स को भारत की कंपनी को देने की बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत की दृष्टि से ये चीन को कड़ा तमाचा होगा, क्योंकि नेपाल के रास्ते से चीन जो अपने सैनिकों को भारत की सीमा में घुसने का प्लान कर रहा था, वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। अब ये डील कितने दिनों में फाइनल करी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। एक इम्पॉर्टेंट खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां दुनिया भर के अलग अलग देशों से लोग काम करने आते हैं और ऐसे भी बहुत से लोग इनमें होते हैं जो सऊदी अरब की नागरिकता लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि जल्दी से किसी दूसरे देश के नागरिक को सऊदी अरब की नेशनलिटी नहीं मिल पाती। और इसी चीज़ को देखते हुए अब सऊदी अरब अपने नागरिकता कानून में राहत देने जा रहा है। ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है जिससे दूसरे देशों से आए लोगों को आसानी से वहाँ की नागरिकता मिल सके। इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, अपनी स्किल में महारत रखने वाले लोगों को सऊदी अरब की नागरिकता देने पर ध्यान दिया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल भारत के 20 लाख से ज़्यादा नागरिक सऊदी अरब में आज काम करने के लिए रहते हैं। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर से एक बड़ी अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनीज ने अपने रिचार्ज प्लान में 20 से लेकर 21% तक बढ़ोतरी कर दी है और इन्हें महंगा कर दिया है। जो रिचार्ज प्लान पहले 155 रुपए का हो रहा था, अब वही रिचार्ज प्लान के लिए ग्राहक को 189 रुपए चुकाने होंगे। ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनीज ने अपने प्लान महंगे किए हैं, जिन्हें 3 जुलाई से पूरे देश में लागू भी कर दिया गया है। इसमें आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल और जियो शामिल हैं। एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑटो सेक्टर से देखने को मिल रही है। बजाज कंपनी तो सभी को पता है। इस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च करी है। कंपनी का दावा है फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक भारत की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक बनेगी। इस बाइक की सीट को लंबा बनाया गया है, जिसके नीचे एक सीएनजी टैंक लगाया गया है। इसी के साथ इसमें पेट्रोल टैंक भी मौजूद है। केवल एक बटन दबाने से सीएनजी से पेट्रोल और पेट्रोल से सीएनजी पर कन्वर्ट हो जाती है फ्रीडम 125 बाइक। कीमत की बात करें तो 95,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक इसकी कीमत बताई जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी और हमारी हिम्मत बढ़ेगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।